भारत में 2014 से बरसरे इक़्तिदार नरेंद्र मोदी ने कभी ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचा होगा कि सोशल मीडिया पर जन्म लेने वाली नौजवानों की पार्टी, जिसे कॉकरोच पार्टी कहा जाता है, उसके मजबूत किले में पहला शिगाफ डालने में कामयाब होगी। गुज़श्ता एक माह से जारी एहतजाज के बाद बिल आखिर वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। नरेंद्र मोदी की डिक्शनरी में हमेशा पैलेट गन्स, बंदूकें, बुलडोजर ही रहे हैं। ना उन्होंने मणिपुर वालों को बख्शा, ना ही कश्मीरियों को। पहला मौका है कि मोदी को सरेंडर करना पड़ा है। क्या मोदी की आयरन फिस्ट पॉलिसी अब कमजोर पड़ने जा रही है? अमेरिका और ईरान के माबैन जारी जंग में हौसियों की एंट्री ने हालात को इंतहाई कशीदा बना दिया है। एक तरफ ट्रंप ईरान पर फैसला कुन हमले की बात करते हैं तो अगले ही सांस में डिप्लोमेसी का राग लापते हैं। दिफाई तज्जियाकार इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ट्रंप हर गुजरते रोज दलदल में फंसते जा रहे हैं। वाहिद हल इस्लामाबाद MOU ही है। क्या फिर से डिप्लोमेसी को मौका मिलने वाला है? इन तमाम इशू से जुड़े सवालात और दीगर मुल्की व आलमी खबरों और आपके सवालों पर तफसील से तबसरा करेंगे नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। आज है 25 जुलाई 2026, 25 जुलाई 2026। आप देख रहे हैं आज की बात सेठी के साथ। मैं हूँ सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ सब टॉप स्टोरी इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में ये है कि तलबा, नौजवान और हिज़्ब मुखालिफ के हल्ले में मोदी सरकार हिल चुकी है। और वो वज़ीर तालीम जो तकरीबन 2 माह से बिराजमान थे जब से ये एहतजाज शुरू हुआ, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा नरेंद्र मोदी को भिजवा दिया है। और उसमें उन्होंने ये लिखा है कि वो नहीं चाहते कि ये जो एहतजाज है एंटी नेशनल कुव्वतें इसको इस्तेमाल करें। ये पहला शिगाफ नरेंद्र मोदी के किले में करार दिया जा रहा है बीजेपी सरकार के। धर्मेंद्र प्रधान के बाद आपको ये सिलसिला प्रधानमंत्री तक जाता दिखाई दे रहा है? बाकी मिनिस्टर्स की भी बारी आ सकती है? देखिए, मेरा ये ख्याल था कि ये मूवमेंट को हफ्ता 10 दिन और चलेगा और अगर उसके दौरान कोई इनको कामयाबी ना हुई तो ये फिर ख़त्म हो जाएगा। और उसका हवाला मैंने ये दिया था कल कि 2011, 2018 ये जब दूसरे जो मूवमेंट्स हुए दिल्ली में, मणिपुर में, सिटीजन्स एक्ट के ऊपर वगैरह वगैरह, और जब ये आपने मेरा ख्याल पूछा था कि ये रिज़ाइन करेंगे कि नहीं, मैंने कहा था कि शायद हो सकता है वो करना पड़ जाए दबाव की वजह से। मगर मेरा ये भी एक व्यू थी कि सियासी जमातें जब तक इसमें कूदेंगी नहीं और पूरा भरपूर सपोर्ट नहीं करेंगी तो ये मूवमेंट पार्टी नहीं बन सकती, क्योंकि ये एक मूवमेंट है, पार्टी नहीं है। अच्छा, हालांकि बनाई उन्होंने कॉकरोच पार्टी नाम रख दिया उसका, मगर जनता पार्टी, मगर इट्स नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। इसका कोई एक लीडर नहीं है या एक एजेंडा आइटम है, सिर्फ हेडलेस पार्टी कह रहे हैं इसको। नहीं, मूवमेंट है, मूवमेंट फ़र्क होता है बिटवीन अ मूवमेंट एंड पार्टी। तो अब मगर हुआ ये कि दिन ब दिन ज़्यादा लोग इसमें शामिल होते गए और अभी हाल ही में जो पंजाब से कंटिजेंट आई है वो सिख भाई भी इनके वो भी पहुंच गए वहाँ। और अब सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी उसको खैर मकदम किया जा रहा है कि देखिए ये आ गए। अब जब ये आ गए हैं तो इनके आगे तो पुलिस भी खड़ी नहीं होगी। और वो आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखा कि उन्होंने अपने पूरी वॉर लाइक कपड़े पहने हुए हैं, तलवारें ली हुई हैं, तो इसका एक बड़ा इम्पैक्ट होता है। और जब पुलिस उनके सामने खड़ी नहीं होती, वो इधर उधर हो जाती है। उन्हें पता है सिख है गए थे कुछ भी कर देंगे। अच्छा, तो एक चीज़ ये, दूसरी ये कि जो सारा प्रोपेगेंडा था, एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा या एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा, ये नौजवान तबके ने उसको रिजेक्ट कर दिया। इतना रिजेक्ट नहीं, सिर्फ मजाक उड़ा रहे हैं कि आप हमें बेवकूफ़ समझते हैं। वो तो बड़ी गालियाँ भी दे रहे हैं कि आप हमें ये समझते हैं, आप हमें ऐसे, तुम हो गए ये वन सो फोर्थ। और जिस किस्म की कॉमराडरी या अफेक्शन हुआ है ड्यूरिंग द स्टूडेंट मूवमेंट, हिंदू, मुसलमान, सिख, ये अनप्रेसिडेंटेड है। और मैं समझता हूँ इसके लॉन्ग टर्म भी बड़े इम्प्लिकेशंस होंगे कि नौजवान तबका जो अब आगे जाके हुक्मरान तबका बनेगा किसी न किसी लेवल पे, वो इस किस्म की फॉल्स बयानियाँ, झूठे बयानियाँ जो नरेंद्र मोदी बना रहा है वो नहीं चलेंगे अब। सो आई थिंक ये बहुत इसकी अहमियत है मेरे लिए कि ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि जो हिंदू बयानियाँ है वो पिट गया और वो लोगों ने उसको पीटा है जिन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए वोट दिया था। क्योंकि मैं देख रहा था कि इन बच्चों के वालिदैन भी पहुंचे हुए थे। जब उनकी इंटरव्यू लोगों ने की तो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे हैं, हमने तो बीजेपी के लिए वोट किया था, मगर ये जो बात कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं, हम इनके साथ हैं और ये बीजेपी को नहीं अफोर्ड करेंगे।
तो आगे जाके बीजेपी विल फाइंड के नौजवान तबका इंडिया का वो बीजेपी को इतनी आसानी के साथ वो हिंदुत्व नैरेटिव के ऊपर, एंटी पाकिस्तान नैरेटिव के ऊपर नहीं सपोर्ट करेगा। तो दिस हैज़ बीन अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर द इंडियन मिडिल क्लासेस, और आई थिंक इसकी मेरे लिए ये सिग्निफिकेंस है। ये नहीं कि जी और इन्होंने फोर्स किया और उसको रिज़ाइन करवा लिया है मिनिस्टर साहब को। और ये सही बात है आयशा कि नरेंद्र मोदी पीछे नहीं हटता, वो डिफीट तस्लीम नहीं करता, और इसीलिए ये काफ़ी दिन से ये चल रहा था और वो डटा हुआ था कि नहीं। मगर ये इतना प्रेशर अब पड़ गया है और लोग इसमें आने शुरू हो गए हैं, तो इसलिए फिर मेरा ख्याल है यही उन्होंने फैसला किया कि इसकी रेजिग्नेशन ले लें। अब इसके साथ दो चीज़ें बनती है, एक तो ये कि मूवमेंट जो है उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया। वो कहते हैं हमारे सारे डिमांड्स मीट हो गए हैं। एक डिमांड थी इनकी रेजिग्नेशन, दूसरा ये था जिनके खिलाफ FIRs हुई हैं वो ख़त्म की जाए स्टूडेंट्स, और तीसरा ये था कि सुसाइड्स भी हुई हैं तो उनके कॉम्पनसेशन दी जाए, जी, मुआवजा दिया जाए। तो वो सारा एक्सेप्ट कर लिया है। सो आई थिंक इस मूवमेंट की कामयाबी ये नहीं है कि उन्होंने एक मिनिस्टर की रेजिग्नेशन कॉल की है। इसकी कामयाबी ये है कि एक बहुत अहम इशू है जिसके ऊपर उन्होंने टेंशन फोकस किया है, ये NEET इम्तिहान जो है। अच्छा, तो इसकी एक थोड़ी सी मैं इस पर भी क्लैरिफिकेशन कर दूं क्यों ये कल के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि इन स्टूडेंट्स के बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं, बिकॉज इसके साथ आपकी MBBS डिग्री का ताल्लुक़ है, फिर आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कामयाबी का ताल्लुक़ है, जॉब्स की है, ये सारी चीज़ें लाइफ एंड डेथ फॉर स्टूडेंट्स। ये NEET है क्या? NEET तो नेशनल एंट्रेंस एंड एलिजिबिलिटी, एंट्रेंस इनटू मेडिकल कॉलेजेस। ये है कि पहले आप ये इम्तिहान पास करें, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं टू अ मेडिकल कॉलेज फॉर एडमिशन टू रीड आइदर फॉर द डेंटिस्ट्री और फॉर MBBS डिग्रीज। तो ये सिर्फ एक किस्म का एंट्रेंस एग्जाम है। सो दैट वाज द पॉइंट दैट पीपल आर मेकिंग। जैसे एक टाइम पे यहाँ NTS होता था पाकिस्तान में, एक ज़माने में था, तो ये दैट इज़ वाई दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और लोग इसके लिए बड़ी मेहनत करते थे, और इसीलिए जो लोगों को एडमिशन नहीं मिली या वो पास नहीं किया उन्होंने ये इम्तिहान, तो उनमें से सुसाइड्स भी हुई हैं। बिकॉज जब लीक हो जाता था पेपर तो फ्रस्ट्रेशन देखने वाली होती थी। तो आई थिंक ये आज की बात ही हमेशा से लीक, जी 10 साल से तो इसलिए आई थिंक दिस बिकेम एन इम्पॉर्टेंट इशू फॉर द इंडियन मिडिल क्लास। जी बाकी ये है कि नरेंद्र मोदी के लिए मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी सेटबैक है, क्योंकि वो जो उसके बारे में था ना कि सारा इंडिया उसको ऑलमोस्ट लाइक अ गॉड समझता है, विश्वगुरु। हाँ, और हिंदुत्व जो है वो एजेंडा जो है वो बिल्कुल प्रिवेल कर चुका था। हाँ, ही स्वेप्ट असाइड ऑल सेक्युलर ऑल अदर नैरेटिव्स। तो वो भी मैं समझता हूँ कि वो भी अब अंडर क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि जिन लोगों ने ये बच्चे जो हैं इनको समझ आ गई सारी गेम की, और उन्होंने तो जो मजाक उड़ाया है हिंदुत्व का और कोट अनकोट हिंदू कल्चर का, जो कि इनको ऊपर ठोसा जा रहा था, मुसल्लत किया जा रहा था ये RSS वाले और बाकी, तो ये बच्चे जो हैं दे हाईली इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड, और वो बाय नहीं कर रहे इस चीज़ को। पहले ये था कि उनके वालिदैन अब कह रहे हैं ना हमने तो बीजेपी के लिए वोट किया था, मगर ये जो है ना इनको अब आप इनको निपटें आप, बिकॉज ये जो नहीं मानते हमारी बात। तो अब यही है, मैं समझता हूँ कि वालिदैन को भी कुछ समझ आ गई होगी। तो आई थिंक ये डेंट पड़ा है नरेंद्र मोदी की बयानिया में और उसकी अपनी पर्सनैलिटी में, क्योंकि इतनी बेइज्जती इंडिया के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर की कभी नहीं हुई जितनी अभी हुई है। जितनी गाली पंजाबी में और उर्दू में और हिंदी में जो गाली पड़ी है नरेंद्र मोदी को, हर किस्म की चीज़ इल्ज़ाम लगाया उन्होंने नरेंद्र मोदी के ऊपर, और चाय वाले से लेके कहाँ तक उन्होंने उड़ा के रख दिया। तो दैट शोज लैक ऑफ रिस्पेक्ट नाउ फॉर देयर ओन प्राइम मिनिस्टर, विच इज़ अ बिग डेवलपमेंट, वेरी वेरी बिग। किसी और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इस किस्म की पर्सनल गुस्सा और पर्सनल अटैक नहीं हुई थी। सियासी तौर पे अटैक्स होती थी फ्रॉम सियासी जमातें, मगर अवाम की तरफ से जिस तरीके से पर्सनल अटैक की है नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी के ऊपर और पर्सन के ऊपर, ये अनप्रेसिडेंटेड। आपने जैसे कल प्रेडिक्ट किया था कि ये एहतजाज रैप अप हो जाएगा और इससे आगे नहीं जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है इसका कोई इस तरह से एजेंडा, पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। बट ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जिन्होंने ज्वाइन किया, फिर सोनम वांगचुक उन्होंने भूख हड़ताल की, फिर इसमें हमने देखा कि कांग्रेस की तरफ से गिरफ्तारियाँ हुई, उन्होंने भी अपना रोल प्ले किया, सोशल मीडिया पर पैगाम आता है, इसका कितना किरदार था इस मूवमेंट को कामयाब बनाने और यहाँ तक पहुँचने में? मैंने ये कहा था कि जब तक सियासी जमातें फुल फ्लैश कूद नहीं जाती इसके अंदर, तो इसकी कामयाबी उस पर डिपेंड करती है। अब सियासी जमातें तो आनी शुरू हो गई थी ना, तो ये दूसरी तीसरी दफ़ा है कि
राहुल गांधी पहुंचे हैं वहाँ। जी। फिर इसके अलावा इंटेलेक्चुअल्स और फिल्म स्टार्स वो भी ऐसा ऐसा आने शुरू हो गए थे। और सो आई थिंक नज़र आना शुरू हो गया था नरेंद्र मोदी को और उनके लोगों को कि ये बढ़ जाएगा और भी लोग इसमें आ जाएंगे। अच्छा। क्योंकि इसको जिस किस्म की पब्लिसिटी मिल रही है, जिस किस्म की हमदर्दी मिल रही है, ये भी कभी आज तक हमने नहीं देखा था किसी एक मूवमेंट के लिए। और ये रिलीजन को कट अक्रॉस कर रहा है, प्रोविंस को कट कर रहा है, रिलीजन को कट कर रहा है, कास्ट को कट कर रहा है। जी। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इन इंडियन पॉलिटिक्स। लेकिन उन्होंने अपने इस्तीफे में एंटी नेशनल्स का बात करके उन कुव्वतों की बात करके एक तरह से दामन बचाने की कोशिश की है। लेकिन ये इनकॉम्पिटेंसी का एतराफ़ है, ये इस्तीफा इन अ वे इस गवर्नमेंट ने तस्लीम किया है कि हाँ इनसे गफलत हुई। हाँ, और इस तरह के मामलात, इस तरह की बदउनवानियाँ सिस्टम के अंदर मौजूद हैं। और सिटी साहब, हमने इन मुजाहिरों में देखा कि पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया। बिनाई एक तालिब इल्म की मुतासर हुई है, 3 ऐसे बताए जा रहे हैं अफराद जो मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज है वहाँ पर। अब इसके बाद जब देखा है कि इतना मोमेंटम बना है और यहाँ तक पहुँच के कामयाबी हासिल कर ली, कुछ दीगर मिनिस्टर्स भी ऐसे हैं जैसे वज़ीर ख़जाना हैं और इसके अलावा वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं जिनके ऊपर कुछ इस नौइयत के इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं। डू यू थिंक कि इसके बाद ये मूवमेंट उनका रुख कर सकती है, आगे जा सकती है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, इट्स अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ये ज़रूर है कि एक प्रेसिडेंट क्रिएट हो गया है। आज तक नरेंद्र मोदी किसी प्रेशर में नहीं आया था, इसीलिए किसी को सैक नहीं किया। स्वाय वो एक MJ अकबर साहब थे, मेरा ख्याल है कि वो उनको मी टू मूवमेंट जब इंडिया में हुआ तो उनके ऊपर हरासमेंट के इल्ज़ाम थे तो उनको रिलीव किया गया। जी, उनका जर्नलिज्म करियर में उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था। सो इसलिए बट आई थिंक ये जैसे प्रेसिडेंट जब सेट हो जाता है ना एक चीज़ जब, तो फिर वो बात आगे बढ़ती है, पीछे नहीं हटती। तो अब ये है कि किसी स्टेज पे भी अगर और कोई करप्शन इंसिडेंट हुआ या कुछ हुआ तो ये सारे नौजवान तो नहीं, बिकॉज इसमें बहुत से नौजवान थे जो कि सिर्फ इसी इशू के लिए आए थे, तो ये फिर फ्रॉम टाइम टू टाइम एरप्ट हो सकता है। बट जैसे मैंने कहा, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट जो है वो एक ही दफ़ा होता है। अच्छा। अगली दफ़ा अगर इस मूवमेंट जैसी कोई चीज़ बनानी है मुहिम, तो सियासी जमातों को लीड करना पड़ेगा। अच्छा, और एग्रेसिव पॉलिटिक्स आपके ख्याल में करनी पड़ेगी अपने इसी किस्म की। देखिए ना, इसके खसूसियत ये थी कि ये बिल्कुल नॉन वायलेंट था। हाँ। पुलिस की तरफ से तशद्दुद हुआ, इनकी तरफ से किसी किस्म की प्रोवोकेशन नहीं थी। जी। ये तो कह रहे थे हम इकट्ठे हुए हैं, बस यहाँ हम नाच भी रहे हैं, गा भी रहे हैं और तनकीद भी कर रहे हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं था। तो इसलिए जब नॉर्मली जो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होती है उसमें ख़तरा होता है कि वो वायलेंस, तशद्दुद हो जाए, क्योंकि जब पुलिस एक्ट करती है तो वापस भी अटैक होती है। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। आगे क्या, विल द स्टूडेंट्स कम आउट फॉर पॉलिटिकल इश्यूज़, क्योंकि ये पॉलिटिकल इशू नहीं था, दिस वाज अ लोकल इशू, एक किस्म का सेक्टर इशू था ये। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इस किस्म की चीज़ होती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता और कम्युनिटीज़ और ग्रुप्स और सेक्शंस जहाँ कुछ ग्रीवेंसेस हैं या रोना धोना है या डिमांड्स नहीं, वो भी फिर निकल आते हैं। अभी सुनने में आया था कि डॉक्टर्स भी आने शुरू हो गए हैं, इनको ज्वाइन करना शुरू कर दिया, उनके अपने डिमांड्स थे। तो ये चीज़ें फिर बढ़ जाती हैं। तो मेरा ख्याल है नरेंद्र मोदी को समझ यही थे कि ये ना हो कि ये शुरू तो यहाँ हुआ, ये कहीं और ही ना चला जाए, और भी लोग ना इसको ज्वाइन कर लें, अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, अदर इश्यूज़। देखिए ना, वो पंजाब के फार्मर्स फॉर एग्जांपल, दिस वाज अ वेरी डेंजरस थिंग, सिख आ गए यहाँ। अब ये कल को ये अगर हफ्ता और चलता तो हो सकता था कि फार्मर्स की तरफ से भी फिर कंटिजेंसी आ जाती कि चलो हम अपना इशू फिर से रेस करते हैं, अंडर प्रेशर लाते हैं। तो आई थिंक ये दिस इज़ व्हाट हैपेंस, इसलिए उन्होंने फैसला किया जल्दी से ख़त्म किया जाए। लेकिन जो यूथ का इम्प्रेशन आया, उनके शऊर का, जिस अंदाज में बात की गई, स्टेटमेंट्स जो सामने आई, प्लेकार्ड्स हमने देखे, भारत का शऊर रिफ्लेक्ट कर रहा था नौजवान नस्ल का, जेनजी का, जो कि मुख्तलिफ था बांग्लादेश और दीगर ममालिक के मूवमेंट से। जो ग्लोबल मीडिया ने इसकी कवरेज की सेठी साहब, वो क्या जाहिर करती है? ग्लोबल मीडिया ने की है वो इतनी नहीं की जितनी सोशल मीडिया के ऊपर इन्होंने खुद की है और उसको जो दुनिया ने देखा है। बट वैसे अपार्ट फ्रॉम दी ओकेजनल आर्टिकल अंग्रेज़ी मीडिया में बाहर वही था, 2-3 आर्टिकल आ गए इधर उधर के, इंडिया के अंदर ये एक मूवमेंट चल रही है। मगर इस मूवमेंट की जो अहमियत थी वो किसी ने अभी तक पहचानी नहीं थी, और मैं ये समझता हूँ कि इसकी अहमियत आपको आगे जाके समझ आएगी। जब और इश्यूज़ आएंगे तो फिर देखेंगे सियासी जमातें ये जो जेन ज़ी है इसको कैसे वो पकड़ते हैं, इसको हार्नेस करते हैं, इसको साथ लेके चलते हैं, कैसे इनके इश्यूज़ अपने इश्यूज़ के साथ मिलाएंगे ताकि ये एक सपोर्ट बेस बने। आई थिंक अदर सियासी जमातें नाउ विल लुक एट देयर ओन स्ट्रेटजीज कि जेन ज़ी इज़ वेरी पावरफुल, जेन ज़ी इज़ डिटर्मिन्ड,
ये जेन ज़ी को कैसे काबू करना है हमारे अपने मकासद के लिए। तो अदर पॉलिटिकल पार्टीज विल स्टार्ट थिंकिंग ऑफ दीज थिंग्स। तो ऐसे माजी करीब में जब वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ, दीगर रियासतों में हुए, तो मैंने आपसे ये एनालिसिस जाना और ऐसे लगता था कि जैसे इंडिया में रोशन ख्याली की वो उम्मीद ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इसके बाद से दोबारा एक उम्मीद जागी। स्पेशली जब हमने स्टूडेंट्स को सुना, उनके ख्यालात का इजहार सुना, तो ऐसे लगता था कि वो काफ़ी ज़्यादा आगाह हैं, ये बिल्कुल सही कह रही हैं। तो सेठ साहब, वो काम जो भारत की फरसूदा पॉलिटिकल पार्टीज़, पुरानी कदीम पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं कर सकी, वो जेनजी ने कैसे कर लिया, और ये कितना बड़ा एक एलिमेंट है। अब देखिए, वो इसीलिए पुरानी सियासी जमातें लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी या कांग्रेस, उनको जेनजी के बारे में पता ही कुछ नहीं। अब उनको समझ आई है कि ये जेनजी जो है, ये दे डोंट बाय एवरीथिंग। इनके अपने पढ़ाई लिखाई है, इनकी अपने अंडरस्टैंडिंग है ऑफ इवेंट्स। इनको किसी ने एज अ जेनजी फिनोमिनन टैप करने की कोशिश नहीं की है। सबको पता है कि इंडिया के अंदर भी नौजवान तबके बढ़ता जा रहा है, उसकी प्रोपोर्शन जैसे पाकिस्तान में है 65% इन पाकिस्तान। तो इसलिए आई थिंक ये अब सारी सियासी जमातों को अपने इक्वेशन के अंदर इसको इंक्लूड करना पड़ेगा कि जो भी उनके मैनिफेस्टोज हैं वो नौजवान तबके को कैसे वो इकट्ठा अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक मैसेज चला गया है इन सब सियासी जमातों। मीनवाइल अमित शाह तनकीद की जद में आ चुके हैं। इस दौरान जो तशद्दुद किया गया, जो तलबा ज़ख्मी हुए, पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया, डू यू थिंक कि इसका जो नेक्स्ट फेज़ है इस तहरीक का, वो उनके इस्तीफ़े का मुतालबा हो सकता है? नहीं, मेरा ख्याल है देखिए फिर ये टूट जाएगा मूवमेंट। अगर ये नॉन स्टूडेंट इशू के ऊपर इस मूवमेंट के लीडर्स जो हैं फिर लोगों को निकालना चाहें तो आधे लोग नहीं निकलेंगे। ओके, हाँ, बिकॉज दिस वाज प्योरली अ नॉन वायलेंट स्टूडेंट मूवमेंट फॉर अ स्टूडेंट डिमांड। ओके, उसको अगर पॉलिटिक्स में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल बांग्लादेश में उन्होंने एक इसको, वो स्टूडेंट डिमांड जो थी वहाँ एक सियासी डिमांड थी। यहाँ स्टूडेंट डिमांड वाज नॉट अ सियासी जन, इट वाज स्टूडेंट डिमांड। तो अभी अगर आगे जाके इनमें से कोई एम्बिशियस लोग, यंगस्टर्स समझते हैं लाइक दी ओरिजिनेटर क्या नाम, डिप्टे साहब, वो समझते हैं कि मैं अब सियासी जमात बनाऊं या मैं पॉलिटिकल इश्यूज़ को खड़ा करूं, तो इतनी कामयाबी नहीं होगी जितनी अभी हुई है। बहुत से बच्चे नहीं निकलेंगे। और पॉलिटिकल पार्टी का नाम भी बदलना पड़ जाएगा, कॉकरोच तो नहीं। हाँ, नहीं, फिर तो जाहिर है नाम बदलना पड़ेगा। लेकिन तो ये ज़रूर है कि स्टूडेंट इश्यूज़ के ऊपर आगे गोइंग फॉरवर्ड कॉकरोच पार्टी इज़ हेयर टू स्टे मूवमेंट। हाँ, उन्होंने कहा है अभिजीत तिपके ने कि कॉकरोच एक बार आ जाते हैं तो फिर नहीं जाते। हाँ, बस वो यही है। बट डू यू थिंक कि नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा लेके वज़ीर तालीम का अच्छा किया और टाइम पे कंटेन कर लिया है इसको पहले कर लेते तो बेहतर था, मगर वो जाहिर है आखिरी स्टेज पे उसने किया और अच्छा किया बिकॉज ये बढ़ रहा था और ये अगले हफ्ते काफ़ी इसको सिवियर होना था इससे, मगर बिकॉज बाकी लोग आने शुरू हो गए थे। अच्छा, मगर यही था, फ्रस्ट्रेशन भी हो रही थी ना, तो एक हंगर स्ट्राइक भी ख़त्म हो गई जी, इसीलिए ना कि कुछ वादे किए गए थे कि हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं। सो आई थिंक ऑल इन ऑल ग्रेट सक्सेस। और मैं समझता हूँ कि इसको जो धक्का लगा है वो इतना नरेंद्र मोदी को एक ज़ाती तौर पे लगा, और दूसरा ये हिंदुत्व का जो एजेंडा है, ये जिसके अंदर ये सारे हिंदू कल्चर को प्रॉप अप किया जा रहा है अगेंस्ट मुस्लिम कल्चर और पंजाबी कल्चर और सम अदर कल्चर, तो ये जो है इसको चैलेंज हो गया। हाँ, शऊर ने उसे रद्द कर दिया, मुस्तरद कर दिया। बट ये सारी कैंपेन चली, मूवमेंट बनी सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया तो एक पावरफुल टूल बन गया मौजूदा हालात में। तो हालांकि देखें ड्यूरिंग दी मूवमेंट इन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया था जी, उसके लिए उन्होंने दूसरी एप्स यूज़ की, ब्लूटूथ। हाँ, तो ये बच्चे जो है ना आजकल के नहीं संभलते। नहीं, मतलब है कि अब टेक्नोलॉजी को भी समझते हैं ना जी, आप और मैं तो नहीं समझता, मगर ये समझते हैं। वो जो ये समझते हैं वो हम नहीं समझ सकते। हाँ बिल्कुल, उसमें जितने भी सोशल मीडिया पे क्लिप चले, हमने देखा कि स्टूडेंट्स ने लताड़ के रख दिया। जो रिपोर्टर उनसे क्वेश्चन करने की कोशिश करते थे और किसी तरह से उन्हें कैंडे में लाने की कोशिश करते थे, उसको स्टूडेंट्स ने बिल्कुल ईजीली जाने नहीं दिया। बट सिटी साहब बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं कुछ लोग हमारे यहाँ भी उस मूवमेंट से, और कह रहे हैं कि यहाँ पे भी कोई कीड़ा मकोड़ा पार्टी अगर बन जाए उस तर्ज पे। एक एक्सपेरिमेंट तो हो चुका, बट इसी नौइयत की जेनजी को लेके, स्टूडेंट्स को लेके 65% यहाँ पे भी हमारी यूथ है। तो ऐसे कोई चांसेस आप देखते हैं जो सोशल मीडिया से ही इनिशिएट हो? और फिर नहीं, देखिए मैं काफ़ी अरसे से एक बात कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ किसी न किसी वक्त भी हो सकता है। और आप जब मुझे पूछते हैं कि क्या हो सकता है या कुछ ना कुछ की क्या बात है, मैं कहता हूँ ये नहीं मुझे पता। मगर क्या इंडिया के अंदर कोई कह सकता था कि इस किस्म का
मूवमेंट बन जाएगा? नो, कोई नहीं कह सकता। नहीं। ये आज तक सोचा भी नहीं था कि कॉकरोच पार्टी भी बनेगी कोई। और वो रेजिग्नेशन ले लेगी, और वो रेजिग्नेशन ले लेगी मिनिस्टर तो का। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये तारीख के अंदर सियासी मोड़ आते हैं उबाल। और हाँ, और ऐसी चीज़ हो जाती है जिसके ऊपर किसी ने प्रेडिक्शन नहीं की होती, बिकॉज उसके अंदर आवाम इन्वॉल्व हो जाती है। जब आवाम इन्वॉल्व हो जाए ना तो फिर प्रेडिक्शन नहीं हो सकती। आवाम इधर भी ले जाती है, इधर भी ले जाती है, इधर चले जाते हैं, ऐसे फिर रिएक्शन, एक्शन, रिएक्शन, उसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। अलबत्ता ये कि अगर जनरली हालात ख़राब हों, बेरोज़गारी हो, आवाम के अंदर गुस्सा हो और करप्शन के चार्जेस लग रहे हों, तो दिन ब दिन पानी उबलता रहता है जी। तो जिस वक्त किसी न किसी स्टेज पे वो जो गर्म हो रहा है पानी वो उबल जाता है। जब उबलता है तो फिर तब्दील हो जाता है, जैसे लावा फटता है पकने के तो बाद। ये मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ भी अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। हमें भी बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, बिकॉज किसी स्टेज पे भी यहाँ भी कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से ये सारा जो ढांचा बना हुआ है इसको चैलेंज हो सकता है। बातों बातों में आप पते की बात कह गए, जिसकी तरफ इशारे 2-3 आए और उसके बाद कुछ डेडलाइंस भी आई हैं, लेकिन जाहिर है सभी इसी उम्मीद पर बैठे हैं कि ऑप्शन कोई और नहीं है। सेठी साहब ने एक स्पॉन्टेनियस चेंज की बात की जो किसी भी वक्त आ सकता है, और जाहिर है वो बेसाख्ता होगा, फिलबदी होगा, तो फिर उसका रिजल्ट भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। प्रोग्राम में वापस आते हैं ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। और अब उस जंग का मामला जो कि फैलती ही दिखाई दे रही है और उसके बारे में मिक्स्ड सिग्नल्स आ रहे हैं, लेकिन सेठी साहब जैसे आपने प्रेडिक्ट किया था कि इस सिलसिले में चाइना एफर्ट्स कर रहा है, ज़ाहिर है ये सप्लाई जो है इससे सबसे ज़्यादा चाइना मुतासिर हो रहा है अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। तो इसी खबर की तस्दीक रॉयटर्स ने कर दी है कि पाकिस्तान जो है वो अब पाकिस्तान और ईरान दोनों एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा रास्ता ढूंढा जाए कि टॉक्स रिस्टोर हो सकें। दूसरी तरफ जो अमरीकी अखबार हैं वो तो मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं। एक कह रहे हैं कि ट्रंप कन्फ्यूज़ हैं, दूसरा ये डिप्लोमेसी को मौका देना चाहते हैं, तीसरा ये कि वो फुल फ्लैज एक अटैक की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें से हम किसको सच समझें, और जो चाइना का पुश है वो किस हद तक कामयाब हो सकता है? सब चीज़ें सही हैं। चाइना पुश कर रहा है, आपको ये पता है, मैंने कहा था जी कि चाइना इसको पुश करेगा, और डार साहब जब वहाँ गए हैं तो ये भी बात हुई है जी। तो अब वो रॉयटर्स ने भी रिपोर्ट कर दी है कि चाइना पुश कर रहा है जी। अच्छा, चाइना इसलिए पुश कर रहा है कि चाइना सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑन दिस ऑयल, और 20% इम्पोर्ट जो करता है उसमें से 15% तो यहाँ से आता है जी। सो इसलिए, और अभी हाल ही में चाइना ने ये फैसला किया कि क्योंकि अब ख़तरा आ गया था बबल मंदब का भी, तो चाइना ने एक आध शिप जो है वो सऊदी ईरानियन ऑयल ख़रीद के तो बबल मंदब से बाहर नहीं निकले, वो पीछे चले गए सुएज़ कैनाल से निकल के, और वो लंबा रास्ता लेके वो शिप्स जा रही हैं टू चाइना। तो वो हॉर्मुज़ को भी अवॉइड कर रहे हैं, बबल मंदब को भी अवॉइड कर रहे हैं। वो इधर आने की बजाय उधर जाके सुएज़ कैनाल से निकल के मेडिट्रेनियन और उससे निकाल के ऑल अराउंड को 12,000 मील का फ़र्क पड़ता है, मगर चाइना ने वो भी शुरू कर दिया अच्छा। कि हमारा अगर तेल यहाँ से नहीं तो हम लॉन्गर रूट से ले लेंगे, थोड़ा पैसे ज़्यादा दे देंगे मगर मिल जाएगा। अच्छा, तो ये तो चाइना इज़ वेरी कीन कि ये जल्दी जल्दी ख़त्म हो। रशिया भी कीन है, सारे कीन है इस वक्त, और ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत कीन है, बिकॉज अब इसके पास 1 माह रह गया है मेरे हिसाब से। 1 माह के अंदर अंदर अगर तेल की कीमत 60-70 पे नहीं चली जाती पक्की, तो डोनाल्ड ट्रंप को बहुत नुकसान हो जाएगा मिड टर्म इलेक्शंस में। तो ऑलरेडी $4 से ज़्यादा पंप के ऊपर कीमत हो गई है इसकी, 4-4.5, कहीं तो $5 पे चली गई, और तकलीफ़ हो रही है, और दिन ब दिन उसका जो सपोर्ट है फॉर द वॉर वो गिरता जा रहा है इवन अमंग्स रिपब्लिकन्स। तो उसको सब पता है इस बात का। तो इस एक तरफ तो वो धमकी देता है, दूसरी तरफ वो तैयारी करता है कि किसी तरीके से बातचीत फिर शुरू हो जाए। ईरान भी इस बात को समझता है, तो दोनों खेल रहे हैं। ईरान कहता है जितनी देर लगेगी, लंबी देर लगेगी, उतना हमें कोई नुकसान नहीं है, इनको नुकसान है। डोनाल्ड ट्रंप सोचता है कि अगर लंबी देर तो फिर मैं कोई ऐसी चीज़ करूं जिसके साथ मैं बता सकूं कि शिकस्त हो गई। इसीलिए कल मैंने प्रोग्राम में आपसे कहा था कि ये आप रूल आउट ना करें कि वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करें और एक पहाड़ के ऊपर जहाँ उनका ख्याल है कि यूरेनियम जो है वो नीचे माउंटेन, हाँ, और अगर हो या नॉट डजंट मैटर। डोनाल्ड ट्रंप से हमने पता किया था, वहाँ था, हमने उसको उड़ा दिया, अब ख़त्म हो गया मसला, जैसे कहा था ओब्लिटरेटेड, हमने कर दिया। तो इसलिए अब कोई इशू नहीं है। और जहाँ तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, ये अब वहाँ के जो मुल्क हैं वो बैठ के ईरान के साथ कुछ तय कर लें। हमारा तो वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, हम तो तेल लेते नहीं थे वहाँ। तो इस किस्म की कोई ऑफ रैम्प जिसे कहते हैं ना, वो कोशिश कर रहा है निकलने की वहाँ से। अब बात यह है कि आपने देखा इसराइल चुप है,
थ्रू आउट दिस होल थिंग। विजिट अलबत्ता वो करने जा रहे हैं। विजिट करने जा रहे हैं और यही लोग कह रहे हैं कि इसराइल की ये कोशिश है कि एक और धक्का लगाया जाए। इसीलिए उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने सारे अपने जहाज़ और जो भी बाकी रह गई हैं मिसाइल्स और बॉम्ब्स वगैरह वो भिजवा दिए हैं और वो अब उसको जर्मनी भी असिस्ट कर रहा है, यूके भी असिस्ट कर रहा है और कुवैत के अंदर भी एक उनका था जिसके ऊपर अब अटैक आ रही है फ्रॉम ईरान और वो अब इसराइल इस्तेमाल करेंगे। इसराइल एयरफोर्स जब बेसिस जो है वहाँ से वो 4-5 घंटे की ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए रिफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। सो आई थिंक ये एक तरफ तो तैयारी है पूरी, दूसरी तरफ ये है कि चाइना ने प्रेशर डाला हुआ है पाकिस्तान पे, पाकिस्तान ने ईरान पे प्रेशर डाल दिया कि भाई आप आएँ बात करें, मगर उधर सऊदी अरेबिया और हुथीज़ के दरमियान जो है वो भी टेंशन, वो खटपट उसका क्या रिजल्ट निकलेगा? नहीं वो भी सऊदी अरेबिया को पीछे हटना पड़ेगा। सऊदी अरेबिया अब मेरा ख्याल है वो ऑलरेडी एहसास हो गया उनको कि वो जो उन्होंने जहाज़ के ऊपर अटैक किया था एयरपोर्ट के ऊपर, वो उसकी वजह से काम ख़राब हो गया और मेरा ख्याल है कि अब वो नहीं करेंगे। बट उन्होंने हुदैदा पोर्ट पे जो अटैक किए हैं अब हुतीज़ उसका जवाब देंगे। अब ये है कि अब ये क्यों किया उन्होंने, ये किया भी है या नहीं किया, ये इसकी भी पक्की खबर नहीं है कोई। ये भी हुतीज़ के जो उनसे वाबस्ता टीवी चैनल है उसने ये क्लेम किया है, हुतीज़ के टीवी चैनल। तो फिर ये है कि अब पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया और हुतीज़ के दरमियान भी कोई ना कोई रोल अदा करना पड़ेगा बिकॉज एक्चुअली हुतीज़ को तो ईरान कंट्रोल करता है, तो ईरान के ज़रिए ही सब कुछ बात आगे बढ़ेगी। सऊदी अरेबिया के बारे में भी, अमेरिका के बारे में भी, हुतीज़ के बारे में भी, इट्स ईरान दैट हैज़ टू बी ब्रॉट ऑन बोर्ड। और मैं समझता हूँ ये फिर डिप्लोमेसी अब फिर से आप देखेंगे आना जाना मैसिव। और मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारा ये ख्याल था वीकेंड के ऊपर अगर उससे कुछ करना है तो आज करेगा, आज और कल के दौरान वो फिर बमबारी करेगा या कुछ तो कुछ करेगा टू पुश थिंग्स फॉरवर्ड। तो लेट्स वेट एंड सी कि वो करता है या कोई एश्योरेंस मिल गई है पाकिस्तान से या कतर से या ओमान से या सऊदी अरेबिया से कि हम ईरान के साथ बातचीत शुरू हो गई है और अभी आप ठहर जाए। तो वी डोंट नो, अभी अंदर की बात जो है वो अभी तक समझ नहीं आ रही। कुछ लोग ये भी एंटिसिपेट कर रहे हैं कि लिंडसे ग्राहम की जो आखिरी रसूमात है उसमें शिरकत के लिए बेंजामिन नेतन्याहू पीर को पहुंचेंगे, मंगल को उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात होगी, तो उसके बाद शायद कोई इस बारे में फ़ैसला हो सके। मीनवाइल सेठी साहब, कुवैत का आपने जिक्र किया, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ का, ये कुवैत और इराक़ का मखमसा क्या है? इराक़ी वज़ीर आज़म का पहले अमेरिका का दौरा और उसके बाद उनका ईरान का विज़िट, वहाँ क्या पकड़ा? गल्फ़ वॉर याद है 1991 का? जी। वहाँ ये हुआ था कि इराक़ के साथ एक जाली इल्ज़ाम लगा के कि जी इराक़ जो है वो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन इकट्ठा कर रहा है सद्दाम हुसैन का और इसको हम होने नहीं देंगे और इसलिए अटैक किया था। उस वक़्त जवाज़ चाहिए था अटैक करने का क्योंकि पूरी एविडेंस मिल नहीं रही थी। तो उस वक़्त की जो अमेरिकन एम्बेसडर थी कुवैत, कहना ये है कि उन्होंने सद्दाम हुसैन को इंडिकेट किया कि अगर आप कुवैत को लेना चाहें अच्छा तो हम कुछ नहीं करेंगे। सद्दाम हुसैन ने समझा लो जी गल ख़त्म हो गई, उसने अपनी फ़ौज भेज दी कुवैत को कॉन्कर करने के लिए। एक्चुअली दैट वाज अ ट्रैप। अमेरिका ने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये देखो हमस करने जा रहे हैं, हज़म करने जा रहे हैं, और इसके बेसिस के ऊपर उन्होंने फिर काउंटर अटैक लॉन्च की ऑन इराक़ एंड सद्दाम हुसैन। तो अब कुवैत की बारी फिर आ गई। कुवैत का जो रूलर है वो हमें पता चला कि वो भाग गया वहाँ से, वो लंदन में बैठा हुआ है। कुवैत की इज़ द लार्जेस्ट अमेरिकन बेस, बहुत बड़े स्टेक्स थे अमेरिका, बहरीन और कुवैत। ईरान ने ये फैसला कर लिया कि अब हमने नहीं छोड़ना, और कुवैत की मेजॉरिटी पॉपुलेशन भी शिया है। सो जो इस वक्त जो स्पेकुलेशन हो रही है वो ये हो रही है कि जब ये सारी जंग ख़त्म होगी, जब भी होगी, तो कुवैत उड़ गया होगा। अच्छा, कुवैत इराक़ का हिस्सा या ईरान का हिस्सा बन गया होगा। अच्छा। और ईरान का नहीं बनेगा, इराक़ का बनेगा, बिकॉज वो पुराना एक डिमांड है इराक़ का कि ये हमारा हिस्सा था, बरतानिया के साम्राज्य ने काट के वहाँ ये बना दी थी। ये सारी छोटी छोटी स्टेट्स जो हैं ये इराक़ का एक ज़माने में हिस्सा थी। तो आई थिंक अभी आपने देखा इराक़ का प्राइम मिनिस्टर भी थोड़ा एक्टिव हो गए जी, वो विजिट भी कर रहे हैं, हाँ, मुलाकातें भी कर और ये वो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते थे कि ये बने, बाय द वे। तो इसलिए थिंग्स आर मूविंग इन द मिडल ईस्ट। जब ये जंग ख़त्म होगी तो नक्शा, बहुत से नक्शे बदले होंगे, नक्शा सरे नौ तरतीब दिया जाएगा। ठीक सेठी साहब, आज़ाद कश्मीर में भी सियासी जमातों का नया नक्शा तरतीब पाने लगा है, हुकूमत का नक्शा, और ज़ाहिर है इसमें सिर्फ 2 दिन रह गए हैं।
पहले तो हमें लगता था कि यकमुश्ती इंतखाब हो जाएगा 27 जुलाई को और फैसला हो जाएगा कौन सी जमात बरसर इक़्तिदार आएगी, लेकिन कश्मीर के इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि 3 मरहलों में होगा, 27 जुलाई, 2 अगस्त एंड देन 10 अगस्त। 3 जो डिविजन्स हैं उनमें अलग अलग। वहाँ जो सिचुएशन है वो हमें ऐसे दिखाई देता है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कड़ा मुकाबला है। आप क्या देख रहे हैं, कौन हुकूमत बनाएगा, इलेक्शन हो पाएंगे? देखिए बड़ी सीधी सी बात है, पूरा इंतज़ाम तैयार है, इंतज़ामिया ने फैसला कर लिया है। ये जो 3 हिस्सों में कर दिया है, इसका ये मतलब है कि पहले हिस्से में किसी को जो जीतेगा उसको अगले हिस्सों में भी जिताना पड़ेगा। टेस्ट रन होगा पहला मरहला? पहला है, टेस्ट रन नहीं है। पहला जो है वो पायलट प्रोजेक्ट है। इसमें नून लीग जीतेगी। अभी मियाँ साहब का वहाँ जाना, बड़े मियाँ साहब का, और मरियम का वहाँ जाना, और जिस किस्म की कैंपेन वो कर रहे हैं और जिस किस्म की बातें मियाँ साहब कर रहे हैं, मुझे तो ऐसे लगता है कि नून लीग के हवाले हुकूमत करनी है आज़ाद को, और उन्हें आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनाना। नहीं, उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट क्यों दी? उनके लिए मुश्किल है ना, इज़ नॉट उनकी इलेक्शन यहाँ हुई है पंजाब के अंदर। यही तो बात है कि हनूस दिल्ली दूर अस्त, कहाँ मुजफ्फराबाद जाएंगे यहाँ से वो? हाँ नहीं तो वो मतलब वो बेसिकली इशारा वो यही कर रहे थे कि नून लीग आ रही है, अपना नहीं इतना। अच्छा। नून लीग आ रही है, लेकिन दिल में ऐसा कोई अरमान नहीं है उनके? नहीं, हो सकता हो, मगर मुश्किल है ना उसको इम्प्लीमेंट करना। ओके, मुश्किल है, हो सकता है हो, आई डोंट नो। बट बात यह है कि नून लीग जीतेगी, फिर उसके बाद जब वो जीत जाएगी तो इशारा सब आज़ाद कश्मीर के लोगों को पता चल जाएगा कि नून लीग ही आ रही है। तो वो आगे जो 2 इलेक्शन जो होने हैं फिर वहाँ वो टिल्ट हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पूरा फैसला हो चुके हैं, नून लीग को बैठाना है वहाँ, और मगर नून लीग को टाइट करके रखना है। आईपीपी से वो अलीम खान साहब का तो काम ही है, वो सिंगल हड्डी पसली है, तो मतलब कैबिनेट में बैठे हुए उस वक्त से तो कोई तो वैल्यू ला रहे होंगे ना, वो अहमें तो नहीं वहाँ बैठे, जीबी में ला रहे हैं, तो फिर यहाँ पे तो मतलब है कि ठीक है ना, ATM किस्म की वैल्यू तो प्रोवाइड करते हैं ना, तो ठीक है वो। तो आई थिंक आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी को नहीं देंगे वो। अच्छा, तो ये बिलावल भुट्टो साहब की गलतफहमी है, अगर उनका ख्याल है कि वो कैनवस करके वहाँ गवर्नमेंट बनाने की काबिलियत शो करेंगे, ऐसी नहीं बात। ये नून लीग की कोई मिलेगी। आपके तज्ज़िये को वजन देती है ये बात, जैसे जीबी पीपल्स पार्टी के हवाले कर दिया गया, तो उसी फार्मूले के तहत ऐसे लगता है कि आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी, और वो कैसे बना सकती है उसका फार्मूला भी आपने बता दिया जी। 3 स्टेजेस इसीलिए कि पहले जो है यहाँ देखेंगे ना कितना हम कर सकते हैं और कितना मिल रहा है नून को, तो फिर अगले 2 मरहले जो वो आसान हो जाते हैं ना, आपको पता होता है आपने क्या करना है। तो ये आपने जैसे का पायलट प्रोजेक्ट है और हवाओं का रुख देख के फिर आगे वाले मरहलों का फैसला भी हो जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग। एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, अच्छा मैं ये ज़्यादा ये भी बता दूँ आपको, कहाँ जा रहे हैं आप? कि नहीं दूसरे सब्जेक्ट पे जा रहे हैं ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो अभी जो नेगोशिएशंस हो रही थी जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ, तो वो सारे मसले हल हो गए थे, सिर्फ एक इशू के ऊपर बात नहीं बढ़ी, विच इज़ दी 12 सीट्स। अच्छा, मैं नहीं समझता कि ये 12 सीटें के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ होगी, इस्टेब्लिशमेंट नहीं करेगी, ठीक। नून लीग विल बेनिफिट फ्रॉम दिस, नून लीग बेनिफिट करेगी इससे। अच्छा, और आगे जाके फिर संभाल लिया जाएगा, अल्लाह खैर सल्ला, गुलशन का कारोबार चलता रहेगा। अच्छा, किसी सूरत में भी आज़ाद कश्मीर को एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल से नहीं इजाज़त मिलेगी। हाँ, इसके तो बहुत से पहलू है ना, फिर जाहिर है। और नून लीग बरखुरदार पार्टी हो चुकी है, अल्लाह खैर। हाँ, लेकिन ठीक है, घंटियाँ उनकी भी बज रही हैं, उसके बारे में भी आने वाले शोज़ में एनालिसिस देंगे। लेकिन मुझे एक चेंज के बारे में आपसे पूछना है, और वो बड़े अरसे से एंटिसिपेटेड था, पता नहीं रुका क्यों हुआ था। आप उसके बारे में तब प्रेडिक्ट कर चुके थे जब 2024 के इलेक्शंस हुए थे, और उसके बाद तैयारियां की जा रही थी कि किसको क्या मिलेगा, किसके पास कौन सा पोर्टफोलियो होगा। तो मैंने आपसे सवाल किया था, 2024 मार्च की बात है, हमजा शहबाज साहब, आपने तब क्या प्रेडिक्ट किया था? किसी ने अभी तक तबसरा नहीं किया कि हमजा शहबाज क्या बनेगा, क्योंकि हमजा शहबाज चला गया ना वहाँ, हमने डिस्कस किया था कि वो पंजाब में नहीं रह सकता जी, सेंटर में। तो मैं आपको जिसे कहते हैं ना, क्या वो खबर और एनालिसिस मैं आपको एनालिसिस ये करता हूँ कि हमजा जो है जी, ये शहबाज साहब ये करेंगे कि जो रोल है PSPM, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, वो कौन रोल अदा करेगा? ही विल बिकम द पर्सनल, ही विल बिकम द पॉलिटिकल सेक्रेटरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, पर्सनल टू पॉलिटिकल सेक्रेटरी। तो वो सारी जो
पार्टी पॉलिटिक्स है। पार्टी के लोगों के साथ मिलना, देखना किसको मिलाना है, क्या उनको देना है, क्या करना है, सारे सियासी अफेयर्स जो हैं वो हमजा करेगा। डोंट फॉरगेट, हमजा वाज द चीफ ऑर्गेनाइजर एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजर ऑफ द मुस्लिम लीग इन पंजाब। तो उनको वहाँ से उठा के अब सारे पूरी मुस्लिम लीग का बना दिया है। ठीक है, हर्फ ब हर्फ आपकी पेशगोई दुरुस्त साबित हुई। मार्च 2024 से लेकर ये जुलाई 2026 में दुरुस्त साबित हो रही है। एक तो ये कि इतना वक्त क्यों लगा, और दूसरा 6th फ्लोर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उन्हें अलॉट किया गया है, तो वहीं पर बैठते हैं PSPM। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, प्रॉब्लम ये आ रहा था कि जब ये मुशर्रफ के ज़माने में मियाँ साहब और शहबाज इन सब के ऊपर क्रैकडाउन थी, ज़ेर-ए-ताब थे, तो एक ही, और सब भाग गए या चले गए या निकाल दिए गए। हमजा यहाँ था, उसे जेलें काटी, ही स्टूड, वो रह गया था बच्चे, वो नहीं गया। उसने सारी जैसे ना होल्ड द फोर्ट की, तो उसकी कुर्बानी तो है। मगर जब ये मौका आया बांटने का, और फिर तो उस वक़्त मरीम खड़ी हो गई थी, और मियाँ साहब ने, क्योंकि मियाँ साहब को खुद कुछ नहीं मिला, तो फिर उन्होंने मरीम के लिए डिमांड कर दी। अच्छा, वो जो हमजा का जो जिसकी उम्मीद थी कि वो पंजाब उनको मिलेगा, वो पहले तो मोहसिन नकवी ले गया, उसके बाद मरीम ले गई, हमजा रह गया पीछे। अच्छा, अब शहबाज साहब की फैमिली के अंदर 2 ही बेटे हैं, एक कारोबार करते हैं और दूसरा उनके साथ सियासत कर रहे हैं, शहबाज और हमजा शहबाज। अच्छा, तो अब शहबाज शरीफ ने जब उनको प्राइम मिनिस्टरशिप मिल गई, तो फिर हमजा को अकोमोडेट करना पंजाब में मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो तो फिर देखे ना, बांटना था, वो तो मियाँ साहब को भी तो कुछ मिलना था ना, तो उनकी बेटी ने ले लिया। तो मरीम नहीं चाहती थी कि हमजा वहाँ पंजाब में कोई उसको ओहदा मिले, क्योंकि वो कांस्टेंट थ्रेट तो रहती है ना, डिवीजन हो जाती है, और फिर वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। तो शहबाज साहब को फिर ये कहा गया कि आप इसको इस्लामाबाद ले जाएं। शहबाज साहब ने वहाँ से जवाब ये दिया कि ठीक है, मैं हमजा को पूछ लेता हूँ। हमजा नाराज़ था कि ये मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, मेरा हक बनता था, मैंने कुर्बानी की, ये मरीम कहाँ से आ गई, ये हो गया, वो हो गया। मगर जब वो मियाँ साहब को जब कुछ नहीं मिला, तो फिर हमजा की पोजीशन कमज़ोर होगी, बिकॉज शहबाज साहब सामने आ गए, उनको प्राइम मिनिस्टरशिप ले ली उन्होंने। तो अब ये मामला बैठा हुआ था, हमजा कोई ओहदा नहीं लेता था, कोई कुछ नहीं कर, सिर्फ वो कहता था मेरे हवाले पार्टी करें जी पंजाब में। वो मरीम देने के लिए तैयार नहीं थी। मरीम को पता था कि अगर पार्टी वो ले गया तो फिर उसके हाथ में पावर आ जाएगी, क्योंकि पार्टी के साथ ही इलेक्शन जीतते हैं, पार्टी के साथ ही आपकी अहमियत बनती है। सो इसलिए ये अब जो मीटिंग हुई है यहाँ, फिर फाइनली यही हुआ कि जी ठीक है, फिर किसी सूरत में भी पार्टी पंजाब में नहीं दी जा सकती इनके हाथ में। मगर ये ज़रूर हो सकता है कि वो जो पहला प्लान था कि इनको इस्लामाबाद ले लाया जाए और प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जगह एक गेट कीपर बना दें, चीफ ऑफ स्टाफ बना दें टू प्राइम मिनिस्टर, जिसके साथ जो MPAs हैं, MNAs हैं, वो सारे इनके पास आए अपने मसाइल के लिए, और ये वहाँ से पार्टी जो है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये पार्टी के साथ इनके इनरोड इनको मिल जाए। तो वही फाइनली फिर यहीं आके हमजा को बात एक्सेप्ट करनी पड़ी, और यही सोल्यूशन उन्होंने निकाली है कि अब वो काम जो कि पंजाब में करना था, वो अब फेडरल गवर्नमेंट में बैठ के हमजा करेंगे। और 6th फ्लोर की आपने बात की, 6th फ्लोर में मेरा ख्याल है, आई डोंट नो, मैं वहाँ गया तो हूँ काफ़ी दफ़ा, अब ये नहीं याद कौन से फ्लोर पे मैं जाता रहा हूँ, मगर बात यह है कि वहाँ कोई ऑडिटोरियम वगैरह भी है जहाँ ज़्यादा लोगों को बुलाना हो तो वो बैठ भी सकते हैं, मीटिंग्स भी हो सकती हैं एंड सो ऑन। और प्राइम मिनिस्टर साहब भी उसी फ्लोर पे कोई बड़ी मीटिंग्स करते हैं एंड सो ऑन। तो आई थिंक दैट ऑल्सो शोज़ कि हमजा के हवाले अब ये पार्टी अफेयर्स जो हैं, क्योंकि शहबाज साहब को तो टाइम ही नहीं मिलता, ही डजंट मीट MNAs और इवन MPAs वगैरह, बड़ा मुश्किल से टाइम मिलता है। और जब डॉक्टर T थे वहाँ, तौकीर साहब, तो वो सियासतदान भी मिल लेते थे उनको, मगर फिर ये वर्ल्ड बैंक चले गए या IMF जब वर्ल्ड बैंक चले गए थे एज डायरेक्टर, वापस आए हैं तो उनको वापस बना दिया है, मुशीर बनाया हाँ उनको, क्योंकि वो अब रिटायर हो चुके थे तो उनको मुशीर बना दिया। और जो PSPM थे, असद था, वो अब कल्चर मिनिस्ट्री में चले गए। सो आई थिंक अब हमजा साहब वहाँ बैठ के और रौनक लगेगी, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, और हमजा को वो अहमियत मिल जाएगी जो वो चाहते थे। वो बखुशी गए होंगे हमजा नहीं, बखुशी तो नहीं गए, मगर और चारा क्या था इसके अलावा? और कोई चारा नहीं। इन अ वे
मरियम नवाज साहिबा फैसला साजी में जीत चुकी हैं। ज़ाहिर है कि पंजाब नहीं छोड़ती मरियम। लेकिन हमजा शहबाज साहब के लिए ये कैसा जंप है, ये तो वही बेहतर जानते हैं। 5 मुशीर वज़ीर आज़म अपने रख सकते हैं, जिनमें से 4 उन्होंने मुकर्रर कर रखे हैं, लेकिन 5वां उन्होंने हमजा शहबाज साहब को ओहदा नहीं दिया और ना ही मुआविन खुसूसी बनाया तनकीद से बचने के लिए। तो इन अ वे वो पस मंज़र में रह गई। वज़ीर आज़म के बिहाफ पर ये काम करेंगे, वो मेल मुलाकातें जो वज़ीर आज़म साहब नहीं कर सकते उनको सर अंजाम देंगे, कनेक्ट करेंगे इन अ वे इनडायरेक्टली वज़ीर आज़म के साथ MNAs और MPAs को, और जो गैप है पाया जा रहा है उसको फिल करने की कोशिश करेंगे। यह है हमजा शहबाज शरीफ का मामला जो पंजाब से जुड़ा था और वफाक से कैसे जुड़ा, आपने एनालिसिस जाना। वापस आते प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। और अब एक राहलत का तस्करा कर लेते हैं। ऐसे लोग जो ज़िंदगी के इस वर्क पे अनमिट नकूश छोड़ते हैं, उनमें से एक जनाब अमीरुल अज़ीम साहब है। सेक्रेटरी जनरल रहे जमात इस्लामी के, स्टूडेंट के तौर पे भी वो पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव थे। काफ़ी अरसे से कैंसर के मरज़ में मुब्तला होने की वजह से वो सियासत से बाहर थे, लेकिन लोग उनकी वज़ादारी को, उनकी वसीउल क़ल्बी को आज भी याद करते हैं कि वो एक बहुत मुख्तलिफ शख्सियत है। आम सियासतदानों से हट के उनके अंदर कुछ खूबियाँ पाई जाती थी। तो आपके साथ उनकी क्या यादें हैं, या इस मौके पर जब वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, आपको उनके बारे में क्या याद आता है? देखिए, मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये सुन के कि वो वफ़ात पा गए हैं, बीमार थे। मेरा ख्याल है महीना पहले मेरी मुलाकात भी हुई थी किसी एक फंक्शन पे उनके साथ। बड़ी जपी शपी डाली हमने, बड़े नफीस शख्स थे। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में कोई एक बंदा नहीं आपको मिलेगा जो उनके बारे में कोई बुरी बात करेगा, क्योंकि बड़े प्यारे इंसान थे। मेरे उनके साथ तल्लुकात और काजी हुसैन अहमद जो कि जमात के लीडर थे, एक किस्म के दोस्ताना थे। हालांकि जमात इस्लामी की आइडियोलॉजी और जिन चीज़ों में मैं यकीन करता हूँ, आसमान समुंदर का फ़र्क है। 180 डिग्री ज़मीन आसमान, बिल्कुल नहीं। तो मगर उसके बावजूद काजी साहब और मेरे तल्लुकात बड़े अच्छे थे और मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता था और वो बड़े प्यार से मेरे साथ मुखातिब थे। और अज़ीम साहब भी ऑलवेज प्लेड अ वेरी वंडरफुल रोल। एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ, उससे आपको एहसास होगा कि 99 में नून लीग की गवर्नमेंट ने मुझे गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करने से पहले हमारा पर्चा आता था फ्राइडे टाइम्स, प्रिंटर को कह के प्रिंटिंग बंद करवा दी उसकी। उस वक़्त काजी साहब और जमात इस्लामी अज़ीम साहब ने हमारे लोगों के साथ मुलाकात की और कहा कि ये बड़ी ज़्यादती हुई है आपके साथ, हमारा बात तो अलग अलग करते हैं, मगर हम आपके साथ खड़े हैं और हमारे लिए कोई खिदमत हो तो दीजिए। तो हमने कहा कि जो लोग, जुगनू ने कहा, एजाज़ हैदर थे, उन्होंने उनको कहा कि पर्चा बंद हो गया है, छापने के लिए प्रेस तैयार नहीं है, उन्होंने जाके सील कर दिया। अच्छा। तो अज़ीम साहब ने कहने लगा, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, हमारी प्रेस जो है, हम तैयार हैं आपका पर्चा छापने के लिए और हम देखेंगे कौन पुलिस आके हमें रोकती है। तो वो फिर जमात इस्लामी की प्रिंटिंग प्रेस ने हमारा पर्चा छापना शुरू किया और वहाँ पुलिस जा नहीं सकती थी। और जाहिर है दैट वाज अ वेरी बिग थिंग, ऑब्वियसली नजरियाती तौर पे तो एक बहुत बड़ी डिवाइड, बहुत बड़ी थी। और ये सेक्रेटरी इत्तलात थे उस वक्त जमात इस्लामी के अमीरुल अज़ीम, तो इन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया जी, और मैं कभी नहीं भूला और हमेशा मैं शुक्रगुजार था कि देखिए इंसानियत अपनी जगह, इख्तलाफ, सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, मगर जमहूरियत के लिए बहुत कुछ। और जमात इस्लामी का रोल बड़ा पॉजिटिव रहा है थ्रू आउट। अभी भी नईम साहब जो हैं, ये वंडरफुल हाफिज़ साहब बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं। और फिर मैं आपको बताऊं कि जब 2013 में मुझे पीपल्स पार्टी ने नॉमिनेट किया एज सीएम पंजाब, तो जाते जाते फिर मियाँ साहब ने भी नॉमिनेट डाल दिया। तो मेरी पहली नॉमिनेशन तो आई थी फ्रॉम पीपल्स पार्टी, मगर फिर मियाँ साहब ने सोचा कि हाँ आप भी सपोर्ट करते हैं, तो एक कंसेंसस कैंडिडेट में बन गया। मगर मुझे मियाँ साहब बताते हैं कि बड़ा मुश्किल से उन्होंने अपने साथियों को कन्विंस किया था कि हम जी सेठी को सपोर्ट करें, और उसमें जमात इस्लामी मुनव्वर साहब भी थे।
बड़े लोगों सैयद के मेरे मुनव्वर बारे हसन में साहब। खदशात थे कि ये तो बड़ा लेफ्टिस्ट है, ये तो ये है, ये तो वो है। मगर सब मौलाना मुनव्वर साहब सब तैयार हो गए, ओके पिया साहब आप कहते हैं। तो जब मैं सीएम बना तो फिर मैं इन सबका शुक्रिया अदा करने गया। चौधरी परवेज़ इलाही और शुजात साहब का शुक्रिया अदा किया, नवाज शरीफ साहब और शहबाज साहब का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद पीपल्स पार्टी का गिलानी साहब का शुक्रिया अदा करने में मुल्तान गया। उसके बाद मुनव्वर साहब के पास जमात इस्लामी मंसूरा गया। फिर उसके बाद आखिर में मैं गया इमरान खान के पास उनका शुक्रिया अदा करने। सब ने सपोर्ट किया था मेरा कैंडिडेट। तो मतलब ये है कि उस वक़्त भी बड़े प्यार के साथ जमात इस्लामी की लीडरशिप ने मुझे वेलकम किया एंड मैं कभी नहीं भूल सकता। और इसीलिए मैं अभी भी कहता हूँ कि जमात इस्लामी बड़ी प्रिंसिपल्ड सियासी जमात है। और अब नईम साहब हैं, मेरी बड़ी ख्वाहिश है और उम्मीद है कि ये आवाम के लिए लोकल गवर्नमेंट और इस किस्म की चीज़ के लिए अच्छे काम करेंगे। जी, जमात इस्लामी इस लिहाज से खासी एक्टिव है, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की क़यादत में भी। लेकिन अमीरुल अज़ीम साहब, उनकी ये कमाई, उनका ये कुल असासा है कि जब आप रुखसत हो जाएं दुनिया से तो आपको अच्छे अल्फाज में याद किया जाए। खुदा उनकी मग़फ़िरत करे और उनके दर्जात बुलंद करे। अब सेठी साहब, आपकी इजाज़त से अब क्वेश्चन शामिल कर लें। अज़हर हुसैन लाड़काना से आपने जो क्वेश्चन किया सेठी साहब के आज के एनालिसिस में आपको उसका जवाब मिल गया होगा। हम अब शामिल करेंगे हैदराबाद से डॉक्टर तारिक हसन का सवाल। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान जो सिविल जौहरी मुआहदा हुआ है, तो क्या इसके बाद अब सऊदी अरब पाकिस्तान और चीन से डायरेक्ट रुजू कर सकेगा अपनी जौहरी सलाहियत को बढ़ाने के लिए? जी, मेहरबानी सवाल की। एक्चुअली इसी वजह से अमेरिका ने इनके साथ मुआहदा किया है। अमेरिका को ये फ़िक्र था कि हम उनका इन्फ्लुएंस गल्फ़ के अंदर तो अब ख़त्म होता जा रहा है। और स्पेशली सऊदी अरेबिया जिसको वो रह गया था, एब्राहम अकॉर्ड नहीं साइन किया था, बाकी सब तैयार हो गए थे। तो अमेरिका ने अपना रिट को इस्टेब्लिश रखने के लिए उन्होंने देखा कि यार ये तो गड़बड़ हो रही है, अब लोग अब हमारे पे एतमाद भी नहीं कर रहे और ये चाइना की तरफ ना जाएं अब, बिकॉज़ वहाँ पाकिस्तान इनको उस तरफ ले जाएगा और किसी स्टेज पे भी चाइना इनको पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी या दे सकता है फैसिलिटीज़। इसीलिए फिर अमेरिका ने इसको प्रीएम्प्ट किया कि हम देंगे आपको, मगर और उनको बुला लिया और कहा जी हम देंगे आपको और बिल्कुल खुली छुट्टी देंगे एक किस्म की। कल के प्रोग्राम में मैंने बताया था कि क्या फ़र्क है बिटवीन देयर पोजीशन ऑन ईरान एंड देयर पोजीशन ऑन सऊदी अरेबियाज़ न्यूक्लियराइजेशन। और तो अब साथ ही में अब आपने देखा कि शुरू में तो ये नहीं बताया कि जी एब्राहम अकॉर्ड साइन करने की कंडीशन भी है, मगर अब वो भी एक कंडीशन लगा दी है। इसका ये मतलब ये है कि हम देने के लिए तैयार हैं, हमारी कंपनीज आएंगी, सब कुछ करेंगी और आपको खुली छुट्टी भी मिलेगी, आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, मगर आप एब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन करें। तो अब देखना ये है कि ये, और मेरा ये मौक़िफ़ था कि इसको अब ये कोल्ड स्टोरेज में चला जाएगा। ये सिर्फ़ इसलिए ये कदम उठाया गया कि चाइना ये वैक्यूम जो बन रहा है और जो लोग इनसिक्योर फील कर रहे हैं, स्पेशली सऊदी अरेबिया, कि उनको भी चाइना की तरफ से कोई मदद ना मिले। बिकॉज़ ईरान ने तो अनाउंस कर दिया एक किस्म का कि हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ेंगे नहीं, और अमेरिका ने ये अनाउंस कर दिया हम इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ेंगे नहीं। तो ये चीज़ चल रही है और ये हो सकता नहीं होगा कि अमेरिका जो है इनके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके ऊपर सख्त पाबंदियाँ लगा के रखेगा, अटैक करेगा उनकी फैसिलिटीज़ को एंड सो ऑन। और अभी एज वी स्पीक वो बात कर रहे हैं कि जो यूरेनियम है वो कहाँ है, कैसे है, उसको कैसे लाना है, छोड़ना है, दबाना है, क्या करना है उसके साथ, और अमेरिका उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो इसलिए ईरान ने ये फ़ैसला किया है कि अब हम भी तगड़े टाइट पॉलिसी रखेंगे और हमने अपना ऑप्शंस गिव अप नहीं करने। उन्होंने ऑलरेडी थ्रेटन कर दिया है कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हम छोड़ रहे हैं या छोड़ दी है, और इसका ये मतलब है कि ऑल ऑप्शंस आर ओपन। और अब ईरान बड़ा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा है और अमेरिका वीक फील कर रहा है, तो इसीलिए अमेरिका ने ये चाल चली है। तो ये नहीं है कि अब चाइना से इनको कुछ मिलेगा, उसको रोकने के लिए अमेरिका ने ये मुआहदा किया है सऊदी अरेबिया के साथ। तो डॉक्टर साहब, तजिए का नुस्खा आपको मिल गया। सवाल के लिए शुक्रिया। फ़रा लाहौर से आपकी शिकायत बजा है मगर दुआ पे इक्तफ़ा है। राजा खेल कतर से, एहसन मंजूर यूएई से, हारून ज़ादा स्वाद से, इलियास मानसरा से, इश्तियाक सखर से, मलिक आसिफ इंग्लैंड से, सजाद लिया से, सलमान इंग्लैंड से, तबस्सुम अली न्यूयॉर्क से। इसके अलावा भी बहुत से नाम हैं और बहुत से सवाल हैं। आप हमें सवालात भेजते रहिए, प्रोग्राम में उनको शामिल करते रहेंगे। अभी तक के सवालों के लिए आपका बहुत शुक्रिया, देखने का बहुत शुक्रिया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।